खान सर पर अरेस्टिंग होने जा रही थी, तो अरेस्टिंग करने की हिम्मत नहीं हुई, पुलिस को आके बयान देना पड़ा, ना अरेस्टिंग नहीं हुए, खान सर सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। और तुम लोगों पर लाठी पड़ती है तो जनता ताली बजाती है, क्यों? तुम लोगों के कुकर्मों के कारण। तुम गुड़ दबाओगे, तुम ढील हेरवाएगी, तुम स्वेटर बिनेगी, तुम राजनीतिक चर्चा करेगा, तुम जो है वो अखबार पढ़ेगा, मोबाइल चलाएगा और सोचेगा कि पत्रकार जाके इस चीज़ को नहीं दिखाएगा पत्रकार, और वो पत्रकार हो या सरकार में विपक्ष के जो नेता है वो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो इसको हम लोग लागू किसी भी कीमत में नहीं करने देंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आदमी को पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आदमी को पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो ये बात वो नहीं बोलते। किसी पढ़े लिखे, मैं अक्सर वो भी तो जनता के कल्याण के बारे में ही सोच के कहते कैसे हैं। देखिए, जनता के कल्याण के बारे में आप कैसे एक जाहिल व्यक्ति जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति मोतिहारी में है और हमारे साथ जिस शख्स से मैं आप लोगों को परिचय कराना चाहता हूं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि जो भी मुद्दा होते हैं, जो समाज को इसे जानना चाहिए, समाज को इसे जागरूक होना चाहिए, उसी मुद्दा पे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बिहार में अभी सर्वे का काम चल रहा है और बिहार में परिमार्जन की काम चल रही है। तो कुछ लोगों का मानना था, सर आप जब कवरेज करते हैं तो कुछ ऐसे भी वकील हैं जिनसे इस चीज़ पे जानिए कि अगर जो लोग बेतिया राज की ज़मीन पे बसे हुए हैं बरसों बरसे, उनका क्या होगा। तो मुद्दा यही रहेगा और हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। इसके सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं आज। सर, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को इससे जानना चाहिए। बिहार में सर्वे को लेकर लोग, जो किसान वर्ग के लोग हैं, वो बेचैन हैं कि अगर सर्वे की ज़मीन पे हमारी आबादी है, सर्वे की ज़मीन पे जो है बेतिया राज की जो ज़मीन है उस पर हम लोगों का घर है, अगर सर्वे हुआ तो उन लोगों का क्या होगा। देखिए, बेतिया राज की ज़मीन को आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने एक बेतिया राज प्रॉपर्टीज़ एक्ट 2024 बना करके और लगभग 15,223 या कुछ है ऐसे ही, लगभग 15 से 16,000 के बीच में एकड़ ज़मीन को बिहार सरकार अपना जो है वो ले रही है। दरअसल इसकी शुरुआत में जब आप जाइएगा तो जब बेतिया राज की नींव रखी गई थी, वहाँ से शुरू होता है और फिर एक राजा आते हैं जिनको बेटा नहीं होता है, तो फिर वो नाती को अपना जो है वो उत्तराधिकारी बनाते हैं। धीरे धीरे करके जो है वो महाराजा हरेंद्र किशोर जी को कोई औलाद नहीं होती है, कई सारी शादियाँ उन्होंने की, लेकिन महारानी जानकी कुंवर जो थी वो फिर उनके मरणोपरांत उनको मिला उत्तराधिकार उस राज का। लेकिन अंग्रेज़ों ने छल प्रपंच करके उनको एक तरह से पागल घोषित करके और उन ज़मीनों पर जो है वो अपना मतलब उसकी देख रेख का जो है वो जिम्मा उठा लिया। उसके बाद आज़ादी के बाद बिहार सरकार ने कई बार कोर्ट में दावा किया, कई बार कोर्ट में दावा किया। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की एक तरह से जीत हुई थी, लेकिन स्पष्ट जो जजमेंट था वो नहीं था। तो उसके बाद में फिर समय बीतते गया और लोग उन ज़मीनों की खरीद बिक्री गलत ढंग से भी शुरू कर दिए। बाद में कई सारे भूमाफिया आए और आ करके और बेतिया राज की ज़मीन का कागज़ इधर उधर करके, खाता खेसरा नंबर इधर उधर करके और ज़मीनों को बेच दिए। अच्छे अच्छे लोग उसमें लिखा भी लिए। तो अब जो लिखा लिया, जो घर बना लिया, उसका क्या दोष है बताइए? उसका तो कोई दोष है नहीं। वो नहीं जानता था कि ये बेतिया राज की ज़मीन है। और सरकार की भी पॉलिसी इतनी गलत है और गंदी है। सपोज करिए कि अगर मुझे खाली ज़मीन दिखी और कोई आदमी मुझे आया और कागज़ दिखाया और मैंने अपना पैसा दिया और ज़मीन खरीद लिया, और पता चला कि ये ज़मीन जलखर की ज़मीन है, नदी की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है। तो जिस तरह रेलवे की ज़मीन का फेंसिंग रेलवे ने किया है कि हाँ यहाँ से जो है वो अपना चाहे हाथा कोड़ दिया हो या आप वो तार कांटेदार लगा दिया हो या कम से कम पिलरिंग कर दिया हो, उसी तरह से अगर नदियों की ज़मीनों पर हुआ होता, झीलों की ज़मीन पर हुआ होता, सरकारी ज़मीनों पर हुआ होता, वन्य विभाग की ज़मीनों पर हुआ, हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कई जगह किया है, लेकिन उनमें जो है वो पूरी तरह से हुआ होता, तो फिर ये दिन न देखना पड़ता कि भूमाफियाओं के कारण लोग अपना जो है अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा करके और ज़मीन खरीद लेते हैं। और ख़रीदने के बाद में पता चलता है कि जाए ये ज़मीन तो जलखर का है, ये बेतिया राज का है, ये मोती झील का है, ये इसका ज़मीन है, ये उसका ज़मीन है। वैसे में अब ज़रा सोचिए उन जो मकान मालिक हैं, जो ज़मीन लिखा लिए हैं, टैक्स दे दिए हैं, दाखिल खारिज हो गया उनका, या दाखिल खारिज नहीं भी हुआ तो ज़मीन लिखा लिए, रजिस्ट्री करा लिए, तो ढंग से सर्वे नहीं होने के कारण उन लोगों ने तो अपना घर बना लिया और कई सालों से रह रहे हैं। अब अचानक से अगर बिहार सरकार कहती है कि पूरे जो है वो
ज़मीनों पर से उनको खाली कराना, तो ये गलत है। तो कहने का अर्थ मेरे ये है, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है तो अवैध रूप से भी तो इसको देखा जा सकता है, हाँ। जो भूमाफियाओं का आतंक था, तो अब उसके लिए सज़ा तो भूमाफियाओं को होनी चाहिए। जो भूमाफिया पीड़ित हैं उन बेचारों को क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि जिस तरह से सरकार कोई भूमि अधिग्रहण करती है, अगर जैसे मान लीजिए कि रेलवे को ज़मीन लेनी है, तो उस रास्ते में अगर किसी का खेत पड़ता है, तो भूमि अधिग्रहण बिल, लैंड एक्विजिशन बिल, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में बनाया था, उसके तहत सरकारी जो शहरी ज़मीन है उससे 4 गुना ज़्यादा कीमत, ठीक है, मार्केट प्राइस से 4 गुना ज़्यादा कीमत, शहरी हो या देहाती हो, 4 गुना ज़्यादा तक कीमत मार्केट प्राइस से आपको देनी है। जैसे सपोज करिए कि सरकार के अनुसार किसी ज़मीन का 8 लाख रुपया दाम है और मार्केट वैल्यू उसका ज़मीन का जो है वो 16 लाख रुपया है, तो अब जोड़ लीजिए कि 16 गुने 4, उतना जो है वो 64 लाख रुपया लगभग उसको कट्ठा देना है उस ज़मीन का। तो ऐसे में जिनका अधिग्रहण हो जाता है, पहले अधिग्रहण होता था तो औने पौने दामों में बेच दिया जाता था। मनमोहन सिंह, जिनको लोग जो है क्या क्या नहीं बोले, लेकिन किसानों के हित की सबसे पहली काम जो है और सबसे बड़ा काम जो है वो मनमोहन सिंह जी ने किया था, लैंड एक्विजिशन बिल जो उनकी सरकार लाई थी। उसके तहत जो है वो क्या करना है कि 4 गुना ज़्यादा कीमत देना है किसानों को अगर ज़मीन अधिग्रहण कर रहा है, और उसमें भी अधिग्रहण तब होगा जब 70 से 80% किसानों की या ज़मीन मालिकों की सहमति होगी। शहर में 80% और देहात में कम से कम 70%। अब जरा सोचिए, ऐसे में अब बड़ी चिल्लाया लोग, भाजपा वाला लोग, कि कोई ज़मीन नहीं जो है वो देगा, फैक्ट्री नहीं बैठेगी, उसमें अगर प्राइवेट आदमी को देना है तो ज़्यादा आपको मुआवजा देना है, सरकारी काम के लिए कम देना है, तो ज़मीन कोई नहीं देगा। कहाँ से 70-80% किसानों की सहमति बनेगी, कहाँ से जो है वो ये सब होगा। लेकिन जब एक्विजिशन हुआ उस बिल के बाद में, मेरा ममहर पड़ता है मधुबनी, जो संग्रामपुर थाना में मधुबनी गांव है, तो मेरे ममहर के लोग, मेरे खुद बहन के घर में इतना पैसा आया कि वो लोग रातों रात उनका की जीवन शैलियाँ बदल गई, ठीक है, तो समृद्धि आ गई। इतना पैसा सरकार ने दिया, तो क्यों दिया, उस विभाग ने क्यों दिया उतना पैसा? कारण ये था कि उनको था कि अगर कम पैसा देंगे, अगर ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे तो 70% में अगर 10% भी कम होगा तो एक्विजिशन नहीं हो पाएगा, और पैसा मार्केट प्राइस से 4 गुना देना है, 2 गुना देना है, मार्केट प्राइस से 2 गुना देना है, और जो है वो, और फिर जो है वो मतलब सब ले दे करके 4 गुना पड़ता है, मतलब एक ग्रॉस अमाउंट मैं बता रहा हूँ। तो उतना पैसा देना है, तो उतना पैसा पर भी कोई नहीं तैयार होता, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट प्राइस कुछ बढ़ा चढ़ा के उतना पैसा देते हैं कि उसको लगे कि भाई इतना में तो हम इससे ज़्यादा, इससे 20 गुना ज़मीन कहीं खरीद लेंगे। तो बेतिया राज प्रॉपर्टीज़ एक्ट में भी कुछ संशोधन होना चाहिए कि जिन लोगों ने भी घर बना लिया है, कम से कम ज़मीन और घर का जो कीमत है वो दे के खाली कराया जाए। तो अभी तो लोग पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी दुविधा उन लोगों की है जो लोग गरीब हैं, जो बेतिया राज की ज़मीन में बसे हुए हैं, बल्कि जो लोग बसे हुए हैं उनको हटाया भी नहीं जाए जल्दी, उनके शिकायत कारण ये सब किया जाए। तो इधर के दिनों में महेश्वर सिंह जो एमएलसी हैं, तो माननीय एमएलसी महेश्वर सिंह जी ने जो है वो इस चीज़ को लेकर के बड़ी मुखरता से कुछ और एमएलसीज के साथ, उसका नेतृत्व उन्होंने किया था, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो आवाज़ उठाई थी तो जो इस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने जो है वो कहा था कि ठीक है, आप चिंता मत करिए, इसमें जो है वो लेनियंसी लाई जाएगी, इसमें जो है वो शिकायत निवारण की भी व्यवस्था की जाएगी। तो अब बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार, देखिए, सरकार आफ्टर ऑल एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जन कल्याणकारी संस्था है। तो जन कल्याणकारी संस्था सरकार जो है उसका काम है कि वो सही से चीज़ों को परोसे और जनता के कल्याण के लिए काम करे, न कि जनता को तंग करने के लिए काम करे। तो विपक्ष हो या महेश्वर बाबू जैसे एमएलसी हों, ये सब लोग इतना बढ़िया ढंग से अपने काम को करते हैं और चीज़ों को उठाते हैं कि बेतिया राज का जो कानून बना है, बेतिया राज प्रॉपर्टीज़ एक्ट, उससे बहुत ज़्यादा भयाक्रांत होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की। क्या आपको लगता है कि अगर बेतिया राज की ज़मीन अगर सरकार के अगर कब्जा में अगर होगी तो उस पर सरकारी साधन ही बन पाएगा?
सरकार के कब्जे में होगी तो कोई प्राइवेट आदमी को तो सरकार बेचेगी नहीं, तो सरकारी काम ही होगा। चलिए, जो लोग बेतिया राज से संबंधित ज़मीन के बारे में जो लोग जानना चाह रहे थे उस पे सर बता रहे हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि वक्फ बिल संशोधन को लेकर बहुत सारे टिप्पा टिप्पणी लोग कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल संशोधन आखिर है क्या, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, वक्फ बिल संशोधन अमेंडमेंट जो कानून आया जी, वो बहुत ही ज़रूरी कानून था, चूँकि कई सारे उसमें देखिए, जैसे कोई भी जब कानून आता है, जैसे सपोज करिए कि कोई बात करता है कि जो आरक्षण है वो आरक्षण उस जाति के गरीबों को मिलना चाहिए, तो इस बात पर चूँकि लीड करने वाले लोग अक्सर अमीर होते हैं, धन पशु होते हैं, तो ये धन पशु लोग जो है वो मिसलीड कर देते हैं अपने जाति के गरीब लोगों को, और नतीजा क्या होता है कि आज आरक्षण का लाभ किन को मिलता है? आरक्षण का लाभ आज जो अमीर है, जिसके पास उतना पैसा है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकता है, वो जो है वो शहर में अच्छा मकान होता है, उसके पास समृद्धि होती है, पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, उसका बच्चा आरक्षण लेके कुछ बन जाता है। आपके ख्याल से क्या बिहार में इसको लागू होना चाहिए या नहीं? जो गरीब आदमी है उसका बच्चा जो है वो उसको पढ़ने का ही मौका नहीं मिलता है। चरवाहा विद्यालय खुलने के बाद आप स्कूलों की जो स्थिति थी वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से जो मुसलमान भाई हैं, जो गरीब मुसलमान भाई हैं, उनकी ज़मीनों पर जो अवैध कब्जा मुस्लिम, बड़े बड़े धन पशु मुस्लिम और जो गुंडा माफिया है, वो जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है वो बना ले रहे थे, तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा कानून है कि गरीब मुसलमान भाइयों को जो है इससे न्याय मिलेगा, उनकी ज़मीनों पर कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा। दूसरा, उसके संपत्ति पर भी जो है वो जो एक तरफा कब्जा होता था सिर्फ अमीरों का, वो नहीं हो पाएगा। तीसरी बात हो जाएगी इसमें कि आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं। अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हाँ ये ज़मीन उसकी है, तो पहले होता था कि उसके खिलाफ आप जो है वो कहीं न्यायालय में अपील नहीं दायर कर सकते, अब कर सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा नियम है, लेकिन चूंकि वोट की राजनीति आप करेंगी, एक सेकेंड, आप करेंगी अच्छा नियम है और लोगों के हित में होगी, लेकिन बिहार सरकार में विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो इसको हम लोग लागू किसी भी कीमत में नहीं करने देंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आदमी को पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आदमी को पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो ये बात वो नहीं बोलते। किसी पढ़े लिखे, मैं अक्सर वो भी तो जनता के कल्याण के बारे में ही सोच के कहते हैं। कैसे देखिए, जनता के कल्याण के बारे में आप कैसे कर, एक जाहिल व्यक्ति जो है आज के समय में, कोई 9वीं फेल या 9वीं पास आदमी जो है वो अपने बच्चे का कल्याण नहीं कर पाएगा। आप 9वीं फेल होते तो आप 2 रुपये कमा रहे होते, आप कुछ कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। 9वीं पास भी होते तो नहीं कर पा रहे होते। तो एक जाहिल व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो दूसरे के जनता के कल्याण के लिए कहाँ से कर पाएगा? जबकि इच्छा तो होती है जनता का कल्याण, बच्चों का कल्याण करने के लिए। अनपढ़ भी माँ बाप क्या चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा करे, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? एक सेकंड, आपको यहाँ पे रुकना चाहेंगे। जब इस तरह की अगर बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जानना चाहिए, लेकिन बात यहाँ जाते जाते फिर मतलब मैटर यहाँ उलझ जाता है, तो लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? मैसेज यही दूंगा कि वक्फ बोर्ड कानून बहुत ही अच्छा कानून है। इससे जो भूमाफिया हैं, जो अमीर लोग, चाहे किसी जाति धर्म के हों, धर्म विशेष के ही क्यों ना हो, उनसे मुक्ति मिलेगी। गरीब मुसलमान भाइयों के लिए एक अच्छा कानून है, और अपराधियों और मवालियों का कोई जो है वो समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए वक्फ बोर्ड कानून बहुत अच्छा कानून है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इसको लागू करेंगे, वो बस मुस्लिम वोट बैंक को अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो दो में से एक बात है, या तो वो अनपढ़ हैं, उनको समझ नहीं है, नहीं तो वो जो है वो किसी पढ़े लिखे से सलाह लेकर के अगर बोल रहे हैं तो वो बस जो है वो चीज़ों को, वोट को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे समाज का और देश का भला नहीं होगा, या मुस्लिम भाइयों का भी भला नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बताइए, जो 3 तलाक हटा, तो उससे मुस्लिम बहनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मुस्लिम बहनों को अधिकार है कि नहीं कि कोई आदमी जो है ऐसे ही 3 बार बकबक बोल करके नहीं जो है वो छोड़ दे उसको? उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, जो हिंदुओं के लिए भी है। देखिए, महिलाओं को जो यत्र यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, भगवान जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूजा जाता है। और पूरी दुनिया में 3 तरह की संस्कृति होती है। एक संस्कृति है जिसमें महिला को कहा जाता है, जैसे यूरोपियन संस्कृति है, वेस्टर्न संस्कृति है, जिसमें कहा जाता है कि महिला जो है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब उसको उघार निघार छोड़ दो,
अर्धनग्न कपड़े या नंगा पंगा छोड़ दो, तो वो यूरोपियन या वेस्टर्न सभ्यता है। और एक सभ्यता है जिसमें कहा जाता है कि नहीं, औरत प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको पूरा ऊपर से नीचे तक ढक दो, उसको जो है हिजाब पहना दो, उसको काला जो है वो बुर्का पहना दो, गर्मी में भले चिलचिलाती धूप है लेकिन काला जो है सिंथेटिक ड्रेस पहना के पूरा ढक दो, उसको सांस खुले हवा में लेने की जो है वो शक्ति नहीं है। और दूसरा है जो भारतीय संस्कृति है, जिसमें क्या कहा गया कि औरत जो है वो देवी का रूप है, माँ का रूप है, औरत को देवी मानना है। यानी ना तो उसको अर्धनग्न छोड़ना है, ना वेस्टर्न कपड़ा जो है वो मिनी स्कर्ट या फिर जो है नाभि दिखाना या क्लीवेज दिखाना, ऐसा भी नहीं करना है जो यूरोपियन लोग करते हैं। और ऐसा भी नहीं करना है कि ऊपर से नीचे तक ढक देना है। मतलब आप वस्तु बनाते हैं तो ऊपर से नीचे तक ढकते हैं, और अगर आप जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करते हैं तो नंगा छोड़ते हैं। तो जो बीच का वस्त्र है, साड़ी है, सूट है, या ढंग का जो है शर्ट पैंट है, कोट पैंट है, जींस टॉप है, सलवार सूट है, ये सब पहना करके, और उसको जो है वो मातृवत पर्दा रेशो, यानी दूसरे की पत्नी को माँ के समान देखना है, खुद की पत्नी को पत्नी या प्रेमिका के समान देखना है। तो ये भारतीय संस्कृति रही है। इस भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले देश में, भारत में रहने वाले लोग 3 बार कुछ भी बोल करके जो छोड़ देते थे महिलाओं को, क्या कानून आया तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ अच्छा। और जब कानून वो अच्छा, तो उसी तरह वक्फ बोर्ड का भी फायदा मिलेगा। अभी क्या है कि गरीब मुसलमान भाइयों को बरगलाया जा रहा है। बरगलाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो बरगलाने वाला लोग है वो, बहुत बधाई है आपको। लेकिन अगर शिक्षा की जहाँ तक आप यहाँ पे घुमाए हैं, स्कूल की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, जब भी पत्रकार लोग जब अंदर जा रहे हैं तो मास्टर जो होता है, हम तो मास्टर करने में भी मुझे शर्म आ रहा है, क्योंकि मास्टर का दायरा होता नहीं है कुछ जो मतलब पेश आना। तो क्या सही शिक्षा सरकारी स्कूल में मिल रहा है? जो संजीत कुशवाहा के साथ जिस तरह से बदतमीजी हुई। बहुत सुंदर आप सवाल पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप अलग से एक चला दीजिएगा, ठीक है? इस सवाल और इसके जवाब को आप अलग से भी चला दीजिएगा, चाहे जैसे भी चलाइए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सवाल बहुत सुंदर है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। अभी यूपी से एक जो है वो तस्वीर आई है जिसमें एक टीचर जो है एक बच्ची या बच्चा से जो है वो पैर दबवा रहे हैं, ठीक है? तो आखिर बताइए कि एक गुरु का जो सम्मान है, एक गुरु का जो पद है, वो भगवान के बराबर माना जाता है। तो क्या कारण है कि एक गुरु जो प्राइवेट शिक्षक होता है वो आपको जो है वो रिक्वेस्ट करता है, दे रिक्वेस्ट यू, निहोरा करता है लोग कि संतोष जी तनी आइए ना, हमारे कोचिंगवा को दिखा दीजिए, तनी हमारा इंटरव्यू चला दीजिए। और वही सरकारी शिक्षक, गुरु कहने में अब मुझे शर्म आ रही है, उनके कुछ लोगों के जो है वो कुकृत्य को देख के, क्यों आपको जो है वो देखते ऐसे भाग रहा है जैसे सांड लुकार को देख के भागता है? ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं ना आप। इसका मतलब आप विद्यालय में कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं तो एक शिक्षक है जो बुला के कह रहा है कि हमको दिखाइए। अच्छा, सरकारी शिक्षकों में ही एक है, कोई रजक नाम है, जो गागा के बड़ा सुंदर पढ़ाते हैं, हाजीपुर जिला के। वो मीडिया में चीज़ों को डालते हैं, दिखाते हैं। कई सारे सरकारी स्कूल के टीचर्स का आप देखिएगा वीडियो वायरल है, जो लोग जानबूझ के वायरल कराते हैं। ये चीज़ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सुशासन बाबू की राज को दुहाई दे रहे हैं कि बेहतर है, लेकिन शिक्षा बेहतर कब होगा? नहीं, शिक्षा में बिल्कुल जो है नीतीश कुमार फेल रहे हैं, लेकिन बिगाड़ा हुआ लालू यादव का है, ये भी मैं बता। फिर आप बैक चले गए। एकदम जाना होगा, एकदम जाना होगा। अगर आप हमको बिगाड़ के दीजिएगा, अगर ये माइक आप जो है वो इसका क्लिप खराब करके दे दीजिएगा, तो अब कहिएगा कि आवाज निकालने के लिए, तो हम कहेंगे कि आपका माइक खराब है। बनाने के लिए आपको दिया गया तो आपको ना सुधारने का। मैं फेल हूँ कि मैं नहीं बना पाया, मैं कह रहा हूँ कि वो फेल है। लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे माना कि नीतीश कुमार जो है वो फेल है, लेकिन नीतीश कुमार गरीबों को शिक्षा व्यवस्था से दूर कर दिया। इस चीज को मानना पड़ेगा लोगों को। 20 साल से शासन काल है, 20 साल से शासन काल है, 20 साल में नहीं सुधार पाए, तो क्या लग रहा है? 20 साल में फेल तो 20 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एक बार की बिगाड़ी हुई चीज है। देखिए अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं क्यों 20 साल पीछे जाना पड़ा। आप चीजें हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को मंत्री एमपी बनाया है जिसका आपराधिक बैकग्राउंड है आपराधिक बैकग्राउंड है। वही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार लालू के बिगाड़े हुए बिहार को सुधार नहीं पाए हैं। लेकिन अगर इसकी चर्चा आज नहीं करिएगा तो जो बिगाड़ा उसको नहीं सुधारने वाले के बदले में हम जो नहीं सुधार पाया उसको हटा करके बिगाड़ने वाले को थोड़े बेटा। जनता किससे सवाल करेगी? अभी जनता एकदम नीतीश कुमार से सवाल करेगी कि आप क्यों नहीं किए हैं, और साथ साथ गाली देगी उसको जो बिगाड़ा, दोनों को नकारेगी।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्या एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चोर को हटा के हम डाकू को बैठा दें? नहीं बैठाएंगे ना। हम कहेंगे कि पहले का तो डाकू था लेकिन और ये चोर है इसलिए हम उसको नहीं बोलते। एक चीज़ जो लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में जाने पे सरकारी व्यवस्थाएं में उल्लंघन और बाधा डालने के काम में बाधा डालने हाँ, तो क्या कहिएगा, हम लोग जा सकते हैं? ये बकवास बात है। सरकारी विद्यालय में घुसना प्रत्येक जनता का नागरिक का अधिकार है। कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को लेके जा सकता है, कोई समाजसेवी व्यवस्था, पत्रकार, पहले मैं बता रहा हूँ उसे समझिए। कोई भी जब आम आदमी जा सकता है तो पत्रकार तो आम आदमी है भाई। और आप अलग से क्यों सोच रहे हैं कि हाँ पत्रकार पर सवाल हो या ना हो? आम आदमी कोई भी व्यक्ति जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि आम आदमी अगर जा सकता है तो पत्रकार भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमको जा कर के देखना है सरकारी विद्यालय की स्थिति कि इसमें पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, हम अपने बच्चे को एडमिशन इस साल, अगले साल, अगले दिन या 2 साल बाद अगर कराना है तो हम क्यों नहीं जाके देखेंगे? सरकारी काम में बाधा हम तब पहुंचाएंगे जब बच्चे पढ़ रहे हो, हम जाके हल्ला करेंगे। सरकारी काम में बाधा हम तब पहुंचाएंगे जब मास्टर साहब का चौक छीन लेंगे। सरकारी काम में बाधा हम तब पहुंचाएंगे जब हेडमास्टर साहब का कलम रोक देंगे। सरकारी काम में बाधा तब पहुंचाएंगे जब चपरासी साहब का जो है वो गिलास का पानी रोक देंगे। समझ रहे बात को, चपरासी जी का। तो जब हम ये नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से जाकर व्यवस्था देख रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो ये सरकारी काम में बाधा नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज कि कोई लेटर अगर आपके विभाग ने दे दिया कि हाँ पत्रकारों को परमिशन लेके आना है, तो वो लेटर आपको दिया ना सरकार ने। सरकार क्या करे कि उसको जो है एक जो विभाग होता है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में मुहैया करा दे, उसका जो है प्रेस रिलीज करा दे। आपके शिक्षा मंत्री साहब आके प्रेस रिलीज जारी कर दें। लेटर आप ही के यहाँ से निकला, आप ही के यहाँ फाइल में दब गया, तो वो लेटर तो हमको भी आज तक, आपको मिला है वो लेटर? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तो जो लेटर मिला नहीं, जिसके लिए कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, वो लेटर का पालन आप करवाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि परमिशन ले करके और चीज़ों को जो है आपका इंटरव्यू किया जा सकता है। अगर हमको आपका इंटरव्यू नहीं करना है, हमको दिखाना है कि बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं, कंपाउंड में खेल रहे हैं, या नाली में कूद रहे हैं, या बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, या खुद मैडम के लिए शौचालय अलग से व्यवस्था नहीं है, सर के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें क्या परमिशन की ज़रूरत है? दूसरा सवाल ये लोग करते हैं क्या कि पत्रकार साहब का आई कार्ड देखेंगे। आई कार्ड देखने की तुमको औकात है? पत्रकार का आई कार्ड डीएम साहब देखते हैं। उसके लिए जो है वो सूचना एवं जनसंपर्क जो पदाधिकारी होते हैं वो देखते हैं। उसके लिए तुम कौन होते हो देखने, पहली बात। दूसरी बात कि हर दिखाने वाला व्यक्ति पत्रकार हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर हमको सरकारी विद्यालय की में अगर कुछ गलत हो रहा है, ये चीज़ दिखाना है, तो जरूरी है कि हम पत्रकार होंगे तभी दिखाएंगे। हम समाज सेवी हैं तब भी दिखा सकते हैं। हम आम आदमी हैं, हम अपना मोबाइल दिखा सकते हैं। और ये माइक सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं रखना है, ये चीज़ को समझिए। इस तरह का माइक अब कॉलेज वाले भी रख रहे हैं। कॉलेज में कार्यक्रम होता है तो उसमें लिखा जाता है MS कॉलेज मोतिहारी, LND कॉलेज मोतिहारी, लोगों पर लिखा रहता है ID पर। तो ये हम जो है अगर कोई संस्था चलाते हैं या ऐसे ही हम आम आदमी हैं, बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए ये माइक या छोटा माइक या कॉलर माइक लगा के अगर हम स्कूलों की स्थिति को दिखा रहे हैं, तो ये गैरकानूनी कहाँ से, और इसके लिए पत्रकार होना या आई कार्ड होना कहाँ से जरूरी हो गया? ये बहुत बकवास ही मास्टर सब कर रहा है, सब जान लीजिए। सरकारी नौकरी में ये सबको अहंकार पड़ गया है। दहेजवा ज्यादा जो मिल गया है ना नौकरी पर, सरकारी नौकरी पर, ये सब चीज को दहेजे समझ लिया है। सब कुछ दहेज नहीं होता है बेटा। शिक्षक हो, अगर दहेज के दिए हुए पलंग पे सो रहे हो, दहेज के दिए हुए बाइक पर चल रहे हो, दहेज के दिए हुए कार पर चल रहे हो, तो ऐसे ही तुम्हारा बाप निकम्मा नालायक था तबे दहेज लिया होगा। अगर बाप तुम्हारा आदमी होता, अच्छा आदमी होता, तो दहेज नहीं लेता। तो शिक्षक बोल रहे हैं, जो शिक्षक दहेज लिया है उसको, गुरु को कैसे, गुरु तो भगवान का रूप होता है। तो अगर सरकारी नौकरी मिल गई या दहेज ले लिया, अपने को उसी पर औकात समझने लगा बड़का, तो तुम्हारा अगुआ वैल्यू दिया होगा, पत्रकार वैल्यू नहीं देगा। और अगर ये पत्रकार नहीं भी है, तुम आई कार्ड मांगते हो तो आई कार्ड नहीं दिखाएंगे, आई कार्ड हम अपने पॉकेट में रखेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है मेरा आई कार्ड देखने की। तुम्हारे सरकारी काम में बाधा पहुंचाए, तुम जाए केस कर देना, तुम नोटिस कर देना। तुम्हारे सरकारी काम में ये लोग बाधा नहीं पहुंचाते हैं तुमको। और जो गुरुजन ढंग से व्यवहार कर रहे हैं उनको सलाम है, प्रणाम है। मैं तो कहता हूँ शिक्षक के, सरकारी शिक्षकों के एसोसिएशन से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक जो है वो एडवाइजरी जारी करिए अपने आप मेंबर्स को कि अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में या सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। तो अपना बच्चा आपका पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में,
और गरीब का बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में तो उसको पेड़ पर चढ़ाइएगा, NH क्रॉस ऐसे ही कराइएगा। गरीब के बच्चों के जान की कोई कीमत नहीं है, तो ये गलत है। इस तरह की बदतमीजी अगर होगी तो फिर, और जानते हैं संजीत कुशवाहा जी की बात आप कर रहे हैं, संजीत कुशवाहा जी के कारण थोड़े उनके साथ बदतमीजी हुआ है। उनका एक त्रिलोक है जो कि एक जाति विशेष से आता है, जिसको ये लोग जो किया है ये अछूत मान लिया। उसको जो देखा ना कैमरा पकड़े हुए, तो इसको देह में आग धलिया कि इस जाति का आदमी क्यों जो है वो कैमरा पकड़ लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो जातिवाद का जहर बोया हुआ सब नेता को, इसीलिए मैं जो है टारगेट करता हूँ। तो उस जाति के आधार पे अगर किसी को ये लगे कि संतोष जी जो है वो फलाने जाति से आते हैं इसलिए पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं, तो अब ना वो आई कार्ड मांगता है। मजाल है तो नहीं, एगो राठौर करके कोई पत्रकार है, अब देखिएगा उससे बड़े बड़े नेता लोग आई कार्ड नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते हैं? टाइटल में राठौर है इसलिए नहीं मांगते हैं। तो जात के आधार पर आप भेदभाव करके पत्रकारों को डिस्टर्ब करिएगा, ये गलत है। अगर आप जो है वो बड़े घर में पैदा हो गए, धनी घर में पैदा हो गए, तो आप यही चाहते हैं कि गरीब का बेटा पत्रकारिता नहीं करे, और करेगा तो आप आई कार्ड मांगिएगा। आपको पावर है आई कार्ड मांगने का। आम आदमी नहीं जा सकता है स्कूल में, साधारण आदमी नहीं जा सकता है, हम नहीं जा सकते, हम वकील हैं फिर नहीं जा सकते हैं माइक उठा करके। कोई भी आदमी माइक उठा करके स्कूल में जा सकता है, और कोई भी आदमी स्कूलों की व्यवस्था को दिखा सकता है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान है, उसका वीडियो क्लिप आप खोजिए और इसको चलाइए आप लोग, ठीक है। मुख्यमंत्री जी का बयान है कि अगर सरकारी विद्यालयों में गलत कुछ हो रहा है तो उसका जो है वीडियो बनाइए। तो कहने का अर्थ ये है कि पत्रकार जो है वो स्कूलों में जा सकते हैं। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का पत्रकार को, नेता को या अफसरों को भी नहीं। अगर सर क्लास ले रहे हैं तो क्लास में से DO साहब को भी नहीं बुलवाना है सर को। क्लास का पीरियड समाप्त होगा, बैठेंगे तब बुलाएंगे। तो DO साहब के आते आते मारहिन मास्टरी साहब पानी लेके पहुंच जाते हैं, मिड डे मील के घेपले रहते हैं। तो DO साहब के आते आते, अब पत्रकार के देख करके एक आध गो रील वायरल हो गया, बेहुदा प्रैंककार सब प्रैंक बना दिया एक, जिसमें पत्रकार भाग रहा है और टीचर खदेड़ रहा है, स्क्रिप्टेड वीडियो। उसको देख के सब रियले समझ लिया गधा सब। इसीलिए ना तुम लोगों को जो है वो इस समाज में इज्जत आज नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री हर 6 महीने पर लाठी से जो है तुम लोगों का स्वागत करवाते हैं। अगर तुम लोग अच्छा होता, खान सर पर अरेस्टिंग होने जा रही थी तो अरेस्टिंग करने की हिम्मत नहीं हुई, पुलिस को आके बयान देना पड़ा ना अरेस्टिंग नहीं हुए, खान सर सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। और तुम लोगों पर लाठी पड़ती है तो जनता ताली बजाती है। क्यों? तुम लोगों के कुकर्मों के कारण। तुम गुड़ दबवाओगे, तुम ढील हेरवाएगी, तुम स्वेटर बिनेगी, तुम राजनीतिक चर्चा करेगा, तुम जो है वो अखबार पढ़ेगा, मोबाइल चलाएगा और सोचेगा कि पत्रकार जाके इस चीज़ को नहीं दिखाएगा पत्रकार, और वो पत्रकार हो या यूट्यूबर हो या समाज सेवी हो या आम आदमी हो, जाएगा तुम्हारे सरकारी विद्यालयों में और तुम्हारे कुकर्मों को उजागर करेगा। और अगर नहीं चाहते हो करे तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। कहो DO साहब से जो है मिल करके, वेतन बढ़ाने के लिए तुम लोग DO साहब को जो है रूम में लॉक कर देते हो। कभी कहो कि DO साहब अपने बच्चे को आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए, औकात है तुमको? नहीं है, तुम कमज़ोर समझते हो पत्रकार को और यूट्यूबर को। ज़्यादा मत बोलवाइए संतोष जी। देखिए हमारे साथ जो सर हैं, समझिए कि न्यायालय की जो इनका भूमिका होता है बहुत तरीके से और बहुत संयम के साथ सारी मुद्दा पे बता रहे थे, लेकिन सारी सस्पेंस इस मैटर पे फंसा हुआ था, क्योंकि लगातार मुझे जानकारी दी जा रही थी कि अब सरकारी विद्यालय में जाइए। मुझे भी डर होता है क्योंकि मेरा भी परिवार है। अगर विद्यालय में गए, सरकारी काम में बाधा डालने के संदर्भ में अगर मुझे जेल में डाल दिया गया तो आखिर मेरा परिवार का क्या होगा। लेकिन सारे मुद्दे पे जो सर बता रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं जा सकता हूं, मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, मैं किसी पार्टी और मैं किसी समुदाय दल का नेता नहीं हूं। मुझे सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछने का अधिकार है, और आज से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारी विद्यालय जो जानकारी मिले वहाँ पर मैं जाऊँ और आवाज़ उठाऊँ लोगों का। बस ध्यान रखिएगा, उनके काम में बाधा न पहुँचे, बच्चों के पढ़ाई में बाधा न पहुँचे, हेडमास्टर से लेकर के चपरासी तक के जो है किसी काम में बाधा नहीं पहुँचे। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो हो या शिक्षक कुछ गलत कर रहे हैं, दूर से आप वीडियो बना सकते हैं आप। हाँ, एक चीज़ संयम हम लोग भी बरतेंगे कि बिना मतलब के माइक नहीं घुसा देंगे उनके मुंह में जब तक वो बाहर नहीं आ जाते हैं, क्लास से बाहर नहीं आ जाते। सरकारी नौकरी का भी एक कोड होता है कि उनको जो है वो मीडिया बाइट नहीं देनी होती है, तो वो प्रेम से आदरपूर्वक कह सकते हैं कि भैया हमको प्रॉब्लम है, आप तो दिखा ही सकते हैं, लेकिन हमको जो है वो हमारी औकात नहीं है कुछ बोलने की। लेकिन ये बदतमीजी करते हैं, ये लोग गलत करते हैं। आप लोग जा सकते हैं बशर्ते कि कानून का पालन पूरे ढंग से करना होगा। अब हाँ, एक चीज़ और इसमें संभावना है कि आप कानून का पालन करिएगा फिर भी ये लोग उलझुल आरोप लगा देंगे। अब जैसे एक पत्रकार के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो जा करके मैडम का साड़ी फाड़ रहा था, और मैडम उस दिन सलवार में दिख रही थी, वीडियो में सलवार में दिख रही है, फाड़ रहा है साड़ी। तो अब इस तरह का केस कोई आप पर कर दे तो फिर आपको जो है वो दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, उन सब चीज़ों का सबूत होना चाहिए। आप जो है स्टिंग कैमरा जरूर साथ में रखिए ताकि कोई उलझुल आरोप लगाए तुरंत वीडियो सामने।
ठीक है, मतलब कानून को साथ में लेके चलना है, कानून को हाथ में लेके नहीं चलना। तमाम ऐसे मुद्दे थी जो समाज को जानना चाहिए था, समाज को इससे जागरूक होना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र जो है प्रत्येक लोगों के लिए इक्वल है, बराबर है। संवैधानिक तरीके से आप बात कर सकते हैं, संवैधानिक तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। और जहाँ तक बेतिया राज की ज़मीन थी, जहाँ तक वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के लिए आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि इस पर बात करें और जनता को इसे जानना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे थी जो हमारे साथ सीनियर एडवोकेट SK सर जुड़े हुए थे। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।